नमस्कार। कभी सोचा है कि 100 साल पहले किया गया एक समझौता आज एक खूनी जंग की वजह कैसे बन सकता है? तो आज हम बलूचिस्तान के इसी उलझे हुए इतिहास की परतें खोलेंगे और इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। असल में यही सवाल बलूचिस्तान के पूरे संघर्ष की जड़ है। ये कोई किताबी सवाल नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए एक जीती जागती हकीकत है, जहाँ इतिहास का हर पन्ना आज भी धधक रहा है। हाल ही में हुई ये जो ट्रेन हाईजैक की घटना है, ये कोई अचानक हुई चीज नहीं है। ये तो दशकों से सुलग रही आग की बस एक और चिंगारी है। तो चलिए इस आग की जड़ों तक पहुंचने के लिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। चलते हैं उस दौर में जब बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क हुआ करता था। तो बात शुरू होती है उस जमाने से जब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं, बल्कि वो एक आजाद, एक खुद मुख्तार रियासत हुआ करता था, जिसका अपना एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। मतलब आप देखिए, ये कोई कल की बात नहीं है। 12वीं सदी में ही बलोच कबीले एक साथ आ चुके थे। फिर 1266 में बाकायदा कलात की खानियत नाम से एक संगठित राज बना। और यही बात समझना बहुत जरूरी है। बलोच लोग एक नया देश बनाने की बात नहीं कर रहे, वो तो अपने उसी पुराने आजाद मुल्क को वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ग्लोबल सुपर पावर की, यानी ब्रिटिश साम्राज्य की, जिसके आने से इस पूरे इलाके की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। उस दौर में एक ग्रेट गेम चल रहा था। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य, दूसरी तरफ रूसी साम्राज्य, और दोनों मध्य एशिया पर कब्जा करना चाहते थे। और इस बड़ी सी शतरंज की बिसात पर बलूचिस्तान बन गया एक बहुत ही जरूरी मोहरा। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया को रूस से बचाने वाला एक बफर जोन था। तो अपने इसी स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए अंग्रेजों ने कलात के साथ एक ट्रीटी साइन की। इसमें साफ साफ लिखा था कि कलात एक आजाद रियासत है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। यही संधि, जो उनकी आजादी का सबसे बड़ा कानूनी सबूत थी, आगे चलकर उनके साथ हुए सबसे बड़े धोखे की वजह बनी। और अब हम आते हैं बलोच इतिहास के सबसे अहम और सबसे विवादित मोड़ पर। ये वो दौर था जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे और बलूचिस्तान का भविष्य कह सकते हैं अधर में लटका हुआ था। अब यहाँ एक ऐसी विडंबना सामने आती है जिसे सुनकर शायद यकीन ना हो। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना एक वक्त पर कलात के खान के कानूनी सलाहकार थे और उन्होंने ही ये दलील दी थी कि कलात एक आजाद मुल्क है। सोचिए, जो शख्स एक दिन उनकी आजादी का सबसे बड़ा वकील था, वही बाद में। और ये जो विलय हुआ, ये कोई हादसा नहीं था। इसके पीछे एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। पहला कदम, कलात की आजादी को कानूनी तौर पर साबित करो ताकि भारत का उस पर कोई दावा ना रहे। दूसरा कदम, उसे दुनिया में अकेला कर दो ताकि कोई उसकी मदद ना कर सके। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, फौजी ताकत का इस्तेमाल करके उसे अपने में मिला लो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे बातों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अगस्त 1947 में पाकिस्तान ने कागज पर कलात को एक आजाद मुल्क माना, और दूसरी तरफ सिर्फ 7 महीने बाद मार्च 1948 में उसी पाकिस्तान की फौज ने कलात पर हमला कर दिया। और इस तरह एक आजाद मुल्क का नामो निशान नक्शे से मिटाकर उसे एक सूबा बना दिया गया, बलूचिस्तान। लेकिन जाहिर है, बलोच लोगों ने इस जबरन विलय को कभी मंजूर नहीं किया और बस यहीं से शुरू हुआ बगावत और फिर उसे कुचलने का एक ऐसा दर्दनाक सिलसिला जो आज तक नहीं थमा है। अब जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए 1955 में 1 यूनिट पॉलिसी लाई गई। मतलब बलूचिस्तान का नाम तक नक्शे से मिटा दिया गया। ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं था, ये बलोच पहचान, उनकी संस्कृति पर एक सीधा हमला था। जैसे ये कहना कि तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। जाहिर है, इससे लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। और फिर धोखे का एक ऐसा पैटर्न बना, एक ऐसी क्रूर रणनीति अपनाई गई जिसने भरोसा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बलोच नेताओं को कुरान पर हाथ रखकर सुलह का वादा किया जाता, और जब वो भरोसा करके सामने आते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, या फिर जैसा नवाब नौरोज खान के साथ हुआ, उनके बेटों और भतीजों को फांसी दे दी गई। इस धोखे ने सरकार और बलोच लोगों के बीच नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज तक नहीं गिरी। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज साग में घी डालने का काम कर रहे हैं बलूचिस्तान के बेशकीमती कुदरती खजाने। और इन खजानों पर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बल्कि चीन जैसी विदेशी ताकतों की भी नजर है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। बलूचिस्तान की जमीन से निकलने वाले सोने और तांबे जैसे खनिजों से जो मुनाफा होता है, उसका सिर्फ 2% वहां के लोगों को मिलता है।
बाकी का 98% सीधा पाकिस्तान सरकार और चीन की कंपनियों की तिजोरी में चला जाता है। 60 अरब डॉलर। ये CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में होने वाला इन्वेस्टमेंट है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका सेंटर है बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट, और इसे पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर बताकर पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह गेम किसके लिए चेंज हो रहा है? बलोच लोगों के लिए तो सीपेक तरक्की नहीं बल्कि एक नया कब्जा बनकर आया है। उनकी जमीनें कौड़ियों के भाव खरीदी जा रही हैं, नौकरियां बाहर के लोगों को मिल रही हैं, और तो और समुद्र के किनारे बसे मछुआरों से उनकी रोजी रोटी तक छीन ली गई है। और यही आज के इस खूनी संघर्ष की सबसे बड़ी वजह है। तो एक तरफ इतिहास का धोखा है और दूसरी तरफ आज हो रही संसाधनों की लूट। इन दोनों ने मिलकर बलूचिस्तान को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सुलह का रास्ता सच कहें तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल यही उठता है कि इस इलाके का मुस्तकबिल क्या है? क्या इस संघर्ष की आग में यूं ही जलता रहेगा या फिर इसी आग की लपटों से एक नए मुल्क का